गांव की अंतिम सीमा पर, जहां धूल भरी हवाएं घर की दीवारों से टकराती हैं, रमेश का घर खामोश खड़ा है। 1 साल का छोटू जमीन पर बैठा अपनी उंगलियां चूस रहा है। उसकी आंखें दरवाजे की ओर टिकी हैं। रमेश सुबह होने से पहले अपनी कुदाल उठाता है। वह दरवाजे की चौखट को एक बार पीछे मुड़कर देखता है और फिर खेतों की ओर चल पड़ता है। दोपहर की तपती धूप में जमीन फट चुकी है। रमेश पसीने से तरबतर मिट्टी को काट रहा है। उसकी सांसें तेज हैं। हाथ की मांसपेशियां हर प्रहार के साथ तनी हुई हैं। घर के भीतर छोटू भूख से बिलखता है। उसकी आवाज खाली कमरों में गूंजती है। शाम ढलने पर, जब सूरज की आखिरी किरण ओझल होती है, रमेश घर लौटता है। वह दरवाजे पर अपने पैरों की धूल झाड़ता है। थकान से उसके कंधे झुके हुए हैं। वह कमरे के अंदर जाता है, छोटू को गोद में लेता है और चुपचाप चूल्हे में आग सुलगाने की तैयारी करने लगता है। यहाँ हर दिन एक जैसा है, बस बढ़ती हुई चुप्पी और खालीपन का बोझ है। गांव के बुजुर्गों ने रमेश को घेर लिया। उन्होंने छोटू की तरफ इशारा करते हुए कहा, घर में एक औरत का होना जरूरी है, बच्चा अकेले नहीं पलेगा। रमेश चुपचाप जमीन की ओर देखता रहा। उसकी हथेलियों में मिट्टी की धूल जमी थी। उसने अपनी कुदाल उठाई और उसे दीवार से टिका दिया। कुछ हफ्तों के विचार विमर्श के बाद शादी की रस्में तय हो गईं। घर के आंगन में छोटी सी भीड़ जमा हुई। ढोलक की थाप गूंजी और मेहमानों की आवाजों से घर का सन्नाटा टूट गया। रमेश ने मेहमानों के बीच अपनी नई पत्नी कविता का हाथ थामा। कविता ने चौखट पार की और घर के भीतर कदम रखा। गांव वालों ने तालियां बजाईं। उम्मीद की एक नई लहर घर में दाखिल हुई। रमेश ने छोटू को गोद में लिया और उसे कविता के पास ले गया। छोटू ने अनजान चेहरे को देखकर अपनी आंखें सिकोड़ी। कविता ने हाथ आगे बढ़ाया और पहली बार घर के चूल्हे में आग जलाई गई। धुआं छत की ओर उठने लगा। रसोई से भोजन की गंध आने लगी। रमेश को लगा कि अब उसका संघर्ष कम होगा और घर की खाली दीवारें फिर से जीवित हो उठेंगी। सबने मिठाई बांटी और एक नई शुरुआत का शोर हर तरफ फैल गया। शादी की रस्मों के बीच कविता घर के भीतर अपनी जगह बना रही है। मेहमानों का जमावजा अभी भी आंगन में है। कविता धीरे से आगे बढ़ती है और छोटू को अपनी बाहों में उठा लेती है। वह छोटू के माथे पर अपना हाथ रखती है और सबके सामने उसे प्यार से चूमती है। आसपास खड़े गांव वाले एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। उनकी आंखों में तसल्ली है। कविता की चाल में एक ठहराव है। वह हर हरकत को बहुत नपे तुले अंदाज में कर रही है। उसने छोटू को अपने सीने से सटाया, मानो वह इस घर की सबसे ममतामयी महिला हो। रमेश यह सब देखकर राहत की सांस लेता है। उसके चेहरे की लकीरें थोड़ी ढीली पड़ती हैं। कविता छोटू को धीरे से झुलाती है। उसके होठों पर एक सौम्य मुस्कान तैरती है। मेहमानों ने उसे आशीर्वाद दिया। कोई कहता है घर में लक्ष्मी आ गई है। कविता ने सबके सामने झुककर सबका अभिवादन स्वीकार किया। वह घर के हर कोने में जाकर चीजें व्यवस्थित करने का अभिनय करती है। गांव के लोग अब धीरे धीरे घर से बाहर निकल रहे हैं। कविता ने चौखट तक जाकर उनका हाथ जोड़कर स्वागत किया। सूरज की रोशनी आंगन में तिरछी पड़ रही है और कविता का चेहरा उस रोशनी में चमक रहा है। घर अब शांत हो रहा है। मेहमानों की आवाजें दूर हो रही हैं। गांव वालों के कदम बाहर की ओर बढ़ते गए और घर के मुख्य द्वार की भारी कुंडी चढ़ गई। जैसे ही आखिरी मेहमान की परछाई ओझल हुई, कविता के चेहरे की सौम्यता किसी मुखौटे की तरह गिर गई। उसने छोटू को अपनी बाहों से ऐसे अलग किया जैसे कोई बोझ हटा रही हो। कविता ने छोटू को आंगन के कठोर फर्श पर जोर से बैठा दिया। छोटू का संतुलन बिगड़ा। वह पीछे की ओर झुका और घुटनों के बल लड़खड़ाया। कविता ने मुक्कर रसोई की ओर कदम बढ़ाए। उसकी चाल में अब कोई ठहराव नहीं था। छोटू ने फर्श पर घिसटते हुए कविता की ओर हाथ बढ़ाया और रोना शुरू कर दिया। उसकी सिसकियां खाली घर में गूंजने लगीं। कविता ने अचानक पीछे मुड़कर छोटू की तरफ हाथ झटकते हुए इशारा किया। उसने अपनी आवाज कठोर करते हुए कहा, चुप हो जा, दिन भर शोर मचाता है, कान पक गए हैं मेरे। छोटू की आंखों से आंसू लुढ़ककर धूल भरी जमीन पर गिर रहे थे। वह अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था, बस कविता की ओर देख रहा था। कविता ने एक बार भी उसे उठाने की कोशिश नहीं की। वह रसोई के चौखट पर खड़ी रही। उसके चेहरे पर अब केवल चिढ़ और नफरत का भाव था। घर की हवा बदल चुकी थी और छोटू की चीखें दीवार से टकराकर वापस आ रही थीं। सूरज की पहली किरणें घर के अंदर तक पहुंच चुकी हैं। रमेश ने अपनी कुदाल उठाई और कंधे पर रखी। वह घर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ा, जहां कविता रसोई के पास खड़ी है।
रमेश ने एक बार पीछे मुड़कर छोटू को देखा, जो फर्श पर अभी भी शांत बैठा है। रमेश ने कविता के पास जाकर रुकते हुए कहा, आज काम पर देर हो सकती है। छोटू अभी बहुत छोटा है, इसका ख्याल रखना। कविता ने तुरंत अपने चेहरे पर एक सधी हुई मुस्कान सजा ली। उसने अपना सिर धीरे से हिलाते हुए हामी भरी, मानो रमेश की बात उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो। रमेश ने एक बार और छोटू की तरफ देखा। उसकी आंखों में पिता का निश्चिंत भाव है। वह घर से बाहर निकल गया। उसके भारी कदमों की आवाज धीरे धीरे कम होती गई। कविता दरवाजे की चौखट पर खड़ी रही। उसने रमेश के जाने का इंतजार किया। जैसे ही बाहर से कुंडी बंद होने की खटपट सुनाई दी, कविता का चेहरा फिर से बदल गया। उसने अपनी नजरें रसोई के कोने में रखे दूध के पतीले पर टिका दी। कमरे के भीतर का वातावरण भारी हो गया है। छोटू की मासूमियत और कविता की छुपी हुई नीयत के बीच एक दरार खिंच गई है। रमेश को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि वह जिसे सुरक्षित छोड़कर जा रहा है, वहां खतरा बस कुछ ही पलों की दूरी पर है। दोपहर की तपती धूप घर की दीवारों को झुलसा रही है। छोटू की सांसें तेज हो रही हैं। उसका पेट भूख के मारे पिचक सा गया है। वह फर्श पर हाथ पैर पटकता है। उसकी आवाज में अब सिर्फ दर्द और थकान है। कविता रसोई के भीतर जाती है। उसकी नजरें चूल्हे पर रखे दूध के पतीले पर टिकती हैं। वह पतीले को उठाती है और एक पल के लिए छोटू के रोने की आवाज सुनती है। कविता के चेहरे पर कोई हलचल नहीं होती। वह रसोई के दूसरे कोने में जाकर अपनी चाय का बर्तन निकालती है। वह पतीले से दूध उलीचकर अपनी चाय में डाल लेती है। चाय का भाप ऊपर उठने लगता है। छोटू की चीखें रसोई की दहलीज तक पहुंचती हैं, लेकिन कविता उसे अनसुना कर देती है। वह चाय के घूंट लेती है और खिड़की से बाहर की धूल भरी सड़क को देखती है। छोटू फर्श पर लुढ़क रहा है। उसकी आंखें लाल हो गई हैं। कविता एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखती। वह चाय खत्म करती है और बर्तन को जोर से जमीन पर पटक देती है। घर के अंदर सन्नाटा और छोटू की दबी हुई सिसकियां ही बची हैं। भूख की जलन अब छोटू के लिए असहनीय हो रही है, जबकि कविता अपनी संतुष्टि में मग्न है। छोटू की सिसकियां अब तीखी और लंबी हो गई हैं। वह फर्श पर एक तरफ लुढ़क कर पड़ा है। तभी घर के बाहर से आती हुई शांति ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी। वह अपने काम को बीच में ही छोड़कर घर की ओर दौड़ी। उसने घर के मुख्य द्वार को धक्का दिया और अंदर कदम रखा। रसोई के पास खड़ी कविता ने उसे देखते ही चौंक कर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। शांति की नजरें सीधे फर्श पर पड़ी, जहां छोटू पड़ा था। वह तेजी से आगे बढ़ी और घुटनों के बल बैठकर छोटू को गौर से देखा। छोटू के होंठ सूखकर पपड़ी बन चुके थे और उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे उभर आए थे। शांति ने अपना हाथ छोटू के माथे पर रखा तो उसे गर्मी महसूस हुई। छोटू ने अपनी रोती हुई आंखें शांति की ओर उठाईं। शांति का चेहरा गुस्से और दुख से भर गया। वह एक पल के लिए पत्थर की तरह वहीं जम गई। उसने छोटू की पसलियों को उभरते देखा, जो भूख के कारण साफ दिखाई दे रही थीं। घर के भीतर का दम घोंटू सन्नाटा शांति की गहरी सांसों से टूट गया। उसने छोटू को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। यह दृश्य देखकर शांति की आंखों में पानी उतर आया। वह समझ गई कि घर के भीतर जो चल रहा है वह सामान्य नहीं है। शांति ने तेजी से अपना सिर घुमाया और कविता की ओर देखा। उसकी आवाज में कठोरता थी। उसने पूछा, बच्चा इतनी देर से क्यों रो रहा है? क्या इसे दूध नहीं दिया? कविता ने बिना पलक झपकाए हाथ जोड़ लिए। उसने शांति के सामने झूठ का सहारा लिया। अभी तो दूध पिलाया है, शायद पेट दर्द है। कविता के शब्द हवा में तैरने लगे, लेकिन उसकी नजरें शांति के चेहरे पर टिकने के बजाय रसोई के दरवाजे की ओर भागने लगीं। शांति ने एक कदम आगे बढ़ाया और कविता की आंखों में झांका। वहां कोई ममता नहीं, सिर्फ एक अजीब सी घबराहट थी। शांति ने पास पड़े खाली पतीले की तरफ संकेत किया, जो अभी भी चूल्हे के पास पड़ा था। कविता ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और अपने हाथों को आपस में मलने लगी। शांति ने कविता की कांपती उंगलियों को देखा। उसने फिर से छोटू की ओर देखा, जो अब भी सिसक रहा था। शांति को कविता की आंखों में साफ कपट दिखाई दे रहा था। यह झूठ इतना कच्चा था कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया। शांति ने कविता के कंधे के पास जाकर धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, झूठ बोलना बंद करो। कविता का गला सूख गया और उसने दीवार की तरफ मुंह कर लिया। शांति की तीखी नजरें कविता की पीठ पर चुभ रही थीं। कमरे में अब सिर्फ छोटू की धीमी होती सांसें और शांति के भारी कदमों की आवाज गूंज रही थी। शांति ने कविता के झूठ को अनसुना कर दिया।
वह तुरंत मुड़ी और अपने घर की ओर दौड़ी। कुछ ही पलों में वह एक कटोरे में ताजा दूध लेकर वापस लौटी। उसने छोटू को धीरे से अपनी बाहों में उठाया। छोटू के हाथ हवा में कांप रहे थे। शांति ने कटोरा उसके होंठों से लगाया। छोटू ने जैसे ही दूध का स्पर्श महसूस किया, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और तेजी से दूध पीने लगा। घूंट निगलने की आवाज कमरे में साफ सुनाई देने लगी। भूख की तड़प से छोटू का शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा। उसने कटोरा छोड़ दिया और अपना सिर शांति के कंधे पर टिका दिया। शांति ने अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा और उसे थपथपाने लगी। छोटू की सांसें अब लय में आ गई हैं। वह गहरी नींद में डूब गया है। कविता एक कोने में खड़ी होकर यह सब देख रही है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है। शांति ने एक बार फिर कविता की ओर देखा। उस नजर में चेतावनी और घृणा थी। उसने बिना कोई शब्द कहे छोटू को सीने से चिपकाकर अपने घर की ओर कदम बढ़ा दिए। कमरे के दरवाजे पर शांति की परछाई गायब हो गई। पीछे अब केवल सन्नाटा बचा है, जिसे तोड़कर छोटू की धीमी, सुकून भरी सांसें सुनाई दे रही हैं। शांति के जाने के बाद घर फिर से उस सन्नाटे में डूब गया जिसमें भूख की गूंज थी। दिन बीतते गए, लेकिन घर का माहौल नहीं बदला। सूरज उगता और ढलता रहा, मगर छोटू की स्थिति हर बीतते दिन के साथ बिगड़ती गई। उसकी त्वचा ढीली पड़ने लगी और आंखों के नीचे गहरे गड्ढे उभर आए। अब वह रोता भी तो उसकी आवाज में ताकत नहीं थी, बस एक धीमी सिसकारी रह गई थी। रमेश काम से लौटता तो छोटू उसे देखकर हाथ पांव पटकने की कोशिश करता, लेकिन उसकी हड्डियां जवाब दे जाती। छोटू का शरीर अब केवल एक ढांचा बनकर रह गया था। उसकी पसलियों की लकीरें चमड़ी के नीचे साफ उभरने लगी थीं। हर सांस के साथ उसका सीना अंदर की तरफ धंसता और बाहर आता। यह दृश्य किसी के भी कलेजे को चीरने के लिए काफी था। वह अपनी नन्ही उंगलियों से हवा को पकड़ने की कोशिश करता, जैसे किसी अदृश्य सहारे की तलाश में हो। कविता उसे देखती, लेकिन अपनी जगह से हिलती भी नहीं। छोटू की दुर्बलता अब उसके शरीर के हर अंग पर अंकित हो चुकी थी। उसकी गर्दन पतली हो गई थी और कंधे झुक गए थे। कमरे की दीवारों के बीच वह नन्हा सा जीवन धीरे धीरे बुझने की कगार पर खड़ा था। हर गुजरता घंटा उसकी रही सही ऊर्जा को सोख रहा था और वह बस अपनी उभरती पसलियों के साथ जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। रमेश शाम को कुदाल कंधे पर रखे घर लौटा। थकावट उसके चेहरे पर साफ थी, लेकिन जैसे ही उसने छोटू की ओर देखा, उसकी थकान चिंता में बदल गई। छोटू फर्श पर लेटा था, उसकी सांसें भारी थीं। रमेश उसके पास बैठ गया और उसकी उंगलियां छोटू की पतली कलाई पर टिकीं। उसने छोटू की उभरती पसलियों पर हाथ फेरा और कविता की ओर मुड़ा। रमेश की आवाज में भारीपन था। उसने पूछा, क्या बच्चा ठीक से खाना नहीं खा रहा? कविता ने रसोई के दरवाजे पर खड़े होकर एक ठंडी नजर डाली। उसने बिना पलक झपकाए पूरे आत्मविश्वास के साथ झूठ बोला, ये तो कुछ खाता ही नहीं है, सारा दिन बस रोता रहता है। रमेश ने एक गहरी सांस ली। वह कविता के चेहरे को घूरता रहा। कविता ने तुरंत अपनी नजरें चुरा लीं और बर्तन खिसकाने लगी। रसोई से आती बर्तनों की खनक कमरे के सन्नाटे को और अधिक भारी बना रही थी। रमेश ने छोटू को गोद में लेने की कोशिश की, लेकिन छोटू ने अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया। घर की हवा में एक अजीब सा तनाव घुल गया था। रमेश ने एक बार फिर कविता की ओर देखा। इस बार उसकी आंखों में सवाल के साथ साथ एक अनजाना संदेह भी था। कविता ने कोई और बात नहीं की, बस अपनी पीठ रमेश की ओर कर ली। रमेश वहीं छोटू के पास बैठा रहा। उसके दिमाग में कविता के शब्द और छोटू की दयनीय हालत के बीच का फासला बार बार उभर रहा था। रात की स्याही घर के आंगन में फैल चुकी थी। रमेश अपनी कुदाल को दीवार के सहारे टिकाकर घर से बाहर निकला। वह सड़क के किनारे बने पेड़ के नीचे खड़ा होकर सिगरेट का धुआं उड़ा रहा था। तभी शांति अंधेरे के बीच से तेजी से उसकी ओर बढ़ी। शांति ने अपने चारों ओर देखा और रमेश के बेहद करीब आकर फुसफुसाते हुए बोली, सच जान लो रमेश, छोटू भूखा नहीं है, उसे भूखा रखा जा रहा है। रमेश का हाथ हवा में ही ठहर गया। उसने शांति की ओर देखा, जिसकी आंखों में आग और दया का मिश्रण था। शांति ने आगे कहा, वो तुम्हारे जाते ही दूध पी जाती है और बच्चे को रोने के लिए छोड़ देती है। रमेश के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और उसके दांत आपस में भिंच गए। उसके चेहरे की नसें तन गईं और आंखों में गहरा दुख उभर आया। शांति की हर बात उसके दिल पर किसी चोट की तरह लगी। रमेश ने अपना सिर दीवार पर दे मारा, जिससे एक दबी हुई आवाज निकली। वह कुछ पल के लिए मूर्ति की तरह स्थिर हो गया,
लेकिन फिर उसके चेहरे पर क्रोध की लकीरें गहरी होती गईं। उसने शांति की ओर देखा, उसकी सांसें तेज हो गई थीं। शांति ने अपने कंधे पर हाथ रखा और अंधेरे में ओझल हो गई। रमेश अकेला खड़ा था, उसके चेहरे पर अब केवल एक दृढ़ संकल्प और अंदरूनी ज्वाला का भाव था। वह अपनी मुट्ठियां खोलकर वापस घर की ओर मुड़ा। उसके कदम अब पहले से कहीं ज्यादा भारी और स्थिर थे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही रमेश ने अपनी कुदाल उठाई। उसने जानबूझकर दरवाजे को जोर से बंद किया, जैसे वह काम पर जा रहा हो। उसके भारी कदमों की आवाज दूर तक गूंजी और फिर अचानक शांत हो गई। रमेश सड़क पर कुछ दूर जाने के बाद वापस मुड़ा और दबे पांव घर के पिछले हिस्से की ओर बढ़ चला। वह झाड़ियों के पीछे झुककर चलने लगा ताकि किसी की नजर उस पर न पड़े। घर की दीवारें पुरानी और खुरदरी थीं। रमेश ने अपने घुटनों के बल बैठकर दीवार के सहारे खुद को सिकोड़ लिया। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसने अपने होठों को मजबूती से दबा रखा था। घर के पीछे की खिड़की की लकड़ी थोड़ी उखड़ी हुई थी। रमेश ने धीरे से अपना सिर आगे बढ़ाया और एक आंख खिड़की की दरार पर टिका दी। अंदर का सन्नाटा उसे किसी खामोश तूफान जैसा लगा। उसने अपनी उंगलियों से खिड़की के किनारे को पकड़ लिया। उसका दबाव इतना था कि उसकी पोरें सफेद पड़ गईं। वह एक मूर्ति की तरह जम गया। उसकी पलकें तक नहीं झपक रही थीं। अंदर की ओर देखते हुए उसकी आंखें धीरे धीरे बड़ी होने लगीं। घर के भीतर का दृश्य उसके माथे पर पसीने की बूंदें ले आया। वह वहां पूरी तरह स्थिर होकर खड़ा रहा और बादल सालन साली दे सकते हैं, जैसे किसी बड़े धमाके से पहले की खामोशी हो। हर गुजरती सेकंड के साथ उसकी पकड़ खिड़की पर और भी सख्त होती गई। वह बस अंदर की हर हलचल को परख रहा था। उसके चेहरे पर अब कोई संदेह नहीं, बल्कि एक ठंडी और गहरी गंभीरता जम चुकी थी। खिड़की की दरार से रमेश की नजरें सीधे फर्श पर जमी थीं। छोटू वहां अकेला पड़ा था। उसके हाथ हवा में कांप रहे थे। वह बार बार पास रखी दूध की कटोरी की ओर अपने नन्हे हाथ फैला रहा था। उसकी उंगलियां भूख में तड़पकर उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही थीं। छोटू के मुंह से निकलती सिसकियां धीमी और बेबस थीं। तभी कविता फ्रेम में आई। वह कटोरी के पास खड़ी थी, लेकिन उसने छोटू की तरफ देखने तक की जहमत नहीं उठाई। उसने अपने पैरों से कटोरी को थोड़ा और दूर खिसका दिया। छोटू की नजरें उस कटोरी पर टिकी थीं। वह अपनी गर्दन उठाकर उसे पाने की कोशिश में अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। उसकी पसलियां हर सांस के साथ तेजी से अंदर बाहर हो रही थीं। कविता ने लापरवाही से अपनी कमर पर हाथ रखा और एक ठंडी नजर बच्चे पर डाली। उस नजर में न कोई ममता थी, न कोई दया। वह वहां खड़ी होकर बच्चे के तड़पने को एक दर्शक की तरह देख रही थी। रमेश ने अपनी सांसें रोक लीं। उसका सीना जोर जोर से धड़क रहा था। उसने खिड़की की चौखट को इतनी जोर से जकड़ लिया कि लकड़ी की चरमराहट सुनाई दी। उसके माथे की नसें उभर आई थीं और आंखों में जलते हुए अंगारे थे। छोटू का एक और प्रयास विफल रहा। मिंकार डे टू लाइट आ दो। वह हार कर फर्श पर ढह गया और उसकी आंखों से आंसू छलक आए। यह दृश्य रमेश के लिए असहनीय था। उसके भीतर का सब्र अब बांध तोड़ चुका था। उसकी पकड़ खिड़की पर और मजबूत हो गई। उसके हाथ अब गुस्से से कांप रहे थे। यह खामोशी अब और अधिक देर तक नहीं टिकने वाली थी। कविता ने अपनी नजरें छोटू की ओर घुमाईं। उसने नीचे झुककर दूध की कटोरी उठाई और उसे फर्श पर और दूर फेंक दिया। दूध छलककर फर्श पर फैल गया। सफेद धारियां धूल भरी मिट्टी में विलीन हो गईं। छोटू की सिसकियां एकाएक तेज हो गईं। वह घुटनों के बल रेंगकर उस दूध की तरफ बढ़ने लगा। कविता ने अपना पैर आगे बढ़ाया और छोटू के रास्ते को रोक दिया। वह बच्चे के ठीक ऊपर झुक गई और उसकी आवाज घर की दीवारों से टकराकर गूंजी। ये दूध तेरे लिए नहीं है, समझ में नहीं आता? चुप कर। उसने अपना हाथ हवा में लहराया जैसे वह बच्चे को मारने के लिए तैयार हो। छोटू डर से पीछे हटा और फर्श पर गिर गया। उसकी आवाज अब रोने से बदलकर दर्द भरी चीख में तब्दील हो चुकी थी। बाहर खिड़की पर रमेश खड़ा था। उसने अपने दांत इतनी जोर से भींचे कि उसके जबड़े की मांसपेशियां तन गईं। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी मजबूती से भींचे कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। उसके भीतर का संयम अब राख हो चुका था। वह एक जलते हुए ज्वालामुखी की तरह भीतर ही भीतर उबल रहा था। उसने खिड़की को छोड़ा और घर के मुख्य दरवाजे की ओर एक झटके में मुड़ा। उसके पैरों की आहट में अब कोई हिचकिचाहट नहीं थी, केवल एक विनाशकारी गति थी। वह दरवाजे के सामने आकर रुक गया। उसका शरीर पूरी तरह तनाव में था। उसके सामने अब केवल एक ही लक्ष्य था,
वह दरवाजा जो उसके और उसके बच्चे की सुरक्षा के बीच बाधा बना था। उसने अपना पूरा वजन दरवाजे पर डाल दिया। उसका हाथ ताले की कुंडी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। रमेश के बूट की ठोकर दरवाजे के बीचों बीच लगी। लकड़ी की चौखट चरमराई और कब्जों से उखड़ गई। एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा अंदर की ओर गिर पड़ा, जिससे फर्श पर धूल का गुबार उठ गया। रमेश एक झटके में कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं और उसके बूटों की आवाज कमरे में गूंज उठी। कविता, जो अभी तक छोटू पर चिल्ला रही थी, एक पल के लिए जम गई। उसका हाथ हवा में ही थम गया। वह पीछे की ओर पलटी, उसकी आंखें फैल गईं और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। रमेश के चेहरे पर कोई शब्द नहीं था, केवल एक धधकती हुई आग थी। उसकी आंखों की पुतलियां स्थिर थीं, जिनमें केवल छोटू की बेबसी और कविता की क्रूरता का प्रतिबिंब था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। फर्श पर बिखरा हुआ दूध और मिट्टी उसके जूतों के नीचे दब रहे थे। कविता दीवार से सट गई। उसकी पीठ दीवार के खुरदरे चूने से रगड़ खा रही थी, लेकिन वह हिलने में असमर्थ थी। रमेश का शरीर एक कमान की तरह तना हुआ था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम के साथ उसकी आंखों का गुस्सा और गहरा होता गया। कमरे की हवा भारी हो गई थी। कविता ने एक बार फिर कुछ कहना चाहा। उसके गले से एक धीमी आवाज निकली, लेकिन रमेश की स्थिर और क्रोधी दृष्टि ने उसे चुप करा दिया। वह सीधे कविता के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसकी परछाई कविता के ऊपर एक काले साये की तरह छा गई। रमेश ने कविता की ओर एक बार भी नहीं देखा। उसने अपने कदम बढ़ाए और सीधे फर्श पर पड़े छोटू के पास घुटनों के बल बैठ गया। छोटू की सांसें उखड़ रही थीं और वह रुक रुक कर सिसक रहा था। रमेश ने अपने कांपते हाथों से उसे धीरे से उठाया। उसने छोटू को अपने सीने से लगा लिया। बच्चे के शरीर की गर्माहट उसके सीने से टकराई। रमेश ने पास ही पड़ी दूध की दूसरी कटोरी उठाई। उसने सावधानी से एक एक घूंट छोटू के मुंह में डाला। छोटू ने जैसे ही गर्म दूध महसूस किया, उसकी आंखें फैल गईं। उसने अपनी नन्ही हथेलियों से कटोरी को थाम लिया और तेजी से दूध पीने लगा। दूध की हर बूंद के साथ छोटू की सिसकियां कम होने लगीं। उसके सूखे होंठों पर दूध की नमी फैल गई और उसका चेहरा थोड़ा शांत होने लगा। रमेश ने अपना एक हाथ छोटू की पीठ पर रखा और उसे हल्के से सहलाया। छोटू ने दूध पीना बंद किया और अपना सिर रमेश के सीने पर टिका दिया। उसने अपनी नन्ही उंगलियों को रमेश के कंधे पर कस लिया। वह पूरी तरह शांत था, जैसे उसे एक सुरक्षित दुनिया मिल गई हो। रमेश ने छोटू के सिर को अपने गालों से छुआ और अपनी आंखें बंद कर लीं। पूरे कमरे में केवल छोटू की धीमी और स्थिर होती सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। और टेक्स, रमेश ने छोटू को और मजबूती से अपने आगोश में भर लिया, जैसे वह उसे दुनिया के हर दुख से दूर कर लेना चाहता हो। रमेश धीरे से खड़ा हुआ। उसने छोटू को एक हाथ में मजबूती से थामे रखा। उसके पैर फर्श पर मजबूती से टिके थे, जैसे कोई पहाड़ अपनी जगह से हिलने से इनकार कर दे। उसने कविता की ओर अपनी नजरें घुमाईं। उसकी आंखों में अब कोई दया नहीं थी, सिर्फ एक ठंडा और कठोर निश्चय था। कविता ने अपने हाथ मरोड़े और हकलाते हुए कुछ कहना चाहा। सुनिए, मैं तो बस। रमेश ने अपना हाथ उठाकर उसे बीच में ही रोक दिया। उसकी उंगली कविता के चेहरे की ओर तनी हुई थी। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, जो औरत 1 साल के मासूम को भूख से तड़पा सकती है, उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। उसके शब्द कमरे की दीवारों से टकराकर वापस गूंजे। कविता ने अपना सिर झुका लिया। वह कमरे के कोने में सिकुड़ गई। उसके पैर कांप रहे थे। रमेश ने दरवाजे की ओर इशारा किया। उसका एक एक इशारा पत्थर की लकीर की तरह स्पष्ट था। अभी इसी वक्त बाहर निकल जाओ। उसने एक कदम कविता की तरफ बढ़ाया। कविता ने एक बार फिर उसकी ओर देखा, लेकिन रमेश की आंखों में छिपी दृढ़ता को देखकर वह कुछ बोल नहीं पाई। वह लड़खड़ाते कदमों के साथ दरवाजे की तरफ मुड़ी। रमेश ने उसे पीछे से जाते हुए देखा। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उसने छोटू को और करीब से अपनी छाती से लगा लिया, जैसे वह उसे हर आने वाले खतरे से बचाकर रखना चाहता हो। कमरे में अब केवल रमेश और छोटू की उपस्थिति बची थी। बाकी सब कुछ समाप्त हो चुका था। रमेश ने बिना एक पल गंवाए एक पुराने थैले में छोटू के कपड़े और जरूरी सामान डालना शुरू किया। वह हर चीज को तेजी से समेट रहा था, जैसे वह इस घर की हर दीवार से अपना नाता तोड़ लेना चाहता हो। उसने एक बार भी मुड़कर उस कोने की तरफ नहीं देखा जहां कविता खड़ी थी। थैला तैयार हुआ। उसने उसे अपने कंधे पर लटकाया और छोटू को मजबूती से अपनी दूसरी बाह में भर लिया।
छोटू ने अपनी नन्ही उंगलियों से रमेश की गर्दन को जकड़ लिया। रमेश ने दरवाजे की चौखट को मजबूती से पकड़ा। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि उसकी उंगलियों की पोरें सफेद पड़ गईं। उसने घर के अंदर की उस सूनी हवा को एक आखिरी सांस के साथ फेफड़ों से बाहर निकाला। भारी कदमों के साथ उसने दहलीज पार की। बाहर की धूप उसके चेहरे पर पड़ी, जो अब उसे पहले से ज्यादा साफ और उज्जवल लग रही थी। उसने घर का मुख्य दरवाजा पीछे से खींचकर बंद किया। एक जोरदार आवाज के साथ कुंडी लग गई। अब वह पीछे मुड़ने वाला नहीं था। धूल भरी पगडंडी पर उसके पैरों की छाप उभरने लगी। छोटू ने उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया और वह चुपचाप पिता के साथ चलने लगा। गांव की सीमा की ओर बढ़ते हुए रमेश ने अपनी नजरें सामने की सीधी राह पर जमा लीं। पीछे छूटता हुआ घर अब केवल एक धुंधली परछाई बनकर रह गया था। वह तेज गति से आगे बढ़ रहा था। उसके हर कदम में अब भविष्य की ओर जाने का निश्चय था। एक नई दिशा, एक नई शुरुआत, और छोटू की सुरक्षा ही अब उसका एकमात्र लक्ष्य था। पगडंडी खत्म हुई और सामने एक छोटा सा आंगन दिखाई दिया। रमेश ने दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक बूढ़ी महिला सामने खड़ी थी। उसने रमेश को देखते ही अपना हाथ आगे बढ़ाया और छोटू को अपनी गोद में ले लिया। उसने छोटू के चेहरे को अपनी हथेलियों के बीच लिया और उसकी आंखों में झांका। छोटू ने अपनी दादी की ओर देखा और धीरे से अपने नन्हे हाथ उनकी उंगलियों पर रख दिए। दादी ने छोटू को अपने सीने से लगा लिया। घर के अंदर की हवा में अब एक अलग ही गर्माहट थी। दादी ने छोटू के गालों को थपथपाया, फिर उसे एक पुरानी चारपाई पर लिटाया। उन्होंने पास से एक छोटी सी खिलौने वाली गुड़िया उठाई और उसे छोटू के सामने हिलाया। छोटू ने उस गुड़िया को देखा। उसके होंठ धीरे से ऊपर की ओर मुड़े। उसने खिलखिलाना शुरू किया। उसकी आवाज अब कमरे में गूंज रही थी। रमेश दरवाजे के पास खड़ा होकर यह सब देख रहा था। उसके चेहरे की कठोरता धीरे धीरे पिघल रही थी। उसने अपनी माँ की ओर देखा और फिर छोटू की ओर। छोटू ने अपना हाथ हवा में लहराया और दादी की उंगली पकड़ ली। उसकी आंखों में अब वह डर नहीं था, बल्कि एक नई चमक थी। सूरज की किरणें खिड़की से छनकर अंदर आ रही थीं और छोटू के चेहरे पर पड़ रही थीं। वह अब पूरी तरह सुरक्षित था। घर में अब शांति और अपनापन था। रमेश ने एक गहरी सांस ली। उसके कंधों का बोझ उतर गया था। छोटू ने फिर से मुस्कुराते हुए अपनी दादी की गोद में सिर टिका दिया। सब कुछ अब ठीक था।